हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज डे 2 में मैं रूपम सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस में। आज ज्योग्राफी क्लास 10th जो हमारा सीरीज चल रहा था, आज उसका दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर का नाम था भारत संसाधन एवं उपयोग, उसी के अंतर्गत पहला जो है क के अंतर्गत हम लोगों को किस चीज के बारे में पढ़ना है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। यानी वैसा संसाधन जो प्राकृतिक हो, उसी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में मूल रूप से। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो इस चैप्टर के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मूल रूप से हमको मिट्टी का अध्ययन करना है। किस चीज के? मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का जो है अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ाते हुए क्लास को चलते, सबसे पहला आज के लिए जो है एक मैंने मोटिवेशन आप लोगों के लिए ऐड किया है, तो ध्यान से उस मोटिवेशन को देखें। ठीक है, माली पौधे में पानी प्रतिदिन देता है, माली पौधे में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं, फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखे और हर काम अपने समय पर होगा। यानी हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अपना धैर्य बना करके रखना है, कभी भी धैर्य नहीं खोना है। अगर आपने धैर्य खो दिया तो आपका सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो धैर्य हमेशा बना करके रखें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एकदम कम समय में हम लोगों को चैप्टर खत्म करना है, जिससे मैं चाहता हूं आपका समय सेव हो जाए और आप कम समय में, आज ही की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन सभी के बारे में इसी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी एक क्लास में पूरा चैप्टर आपका खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म, सब्जेक्टिव खत्म, यानी एक क्लास में सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ अंत तक वीडियो को आप देखें और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो भूमि संसाधन हमारा क्या टॉपिक है? भूमि संसाधन। तो संसाधन मैंने बताया था क्या होता, उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु है तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर के पिछला लेक्चर देखें, ताकि आपको जो क्रम वाइज आप देखेंगे, क्रम के रूप में देखेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संसाधन मैंने बताया, उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसी आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। तो एक क्वेश्चन तो बच्चा बन सकता है, मौलिक संसाधन क्या है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे मौलिक संसाधन क्या है, तो कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुचारण हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, वन्य जीवन हो गया, परिवहन संचार हो गया, जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही संपन्न होती है। इस कारण से जो है इसे मौलिक संसाधन का जो है संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, मौलिक संसाधन क्या है? तो ये जितने भी क्रियाएं हैं ये हमारा जो है पृथ्वी पर संपन्न होती है, जिसके कारण से जो है इसको क्या कहा जाता है? मौलिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव, मानव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। यानी चाहे प्राकृतिक वनस्पति हो, वनस्पति मतलब वन जो भी चीज है, वन्य जीव हो, मानव हो, इसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं यह भूमि पर ही जो है हो सकती है। ऐसा नहीं आप जा करके वन आसमान में लगा दीजिएगा, बादल में 4 गो पेड़ इधर 4 गो पेड़ उधर, एकदम मानव जो है आसमान में रहना चालू कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सभी चीज कहाँ पे होगी बच्चों? तो ये सभी चीज कहाँ पे हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ भूमि पर ही संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, मृदा निर्माण, यानी मृदा निर्माण का मतलब बनना, एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। यानी मृदा
के निर्माण होने में बहुत लंबा समय लगता है। आप सोचते हैं तुरंत में जो है मृदा बन जाता है, तो ऐसा बच्चों नहीं है। यानी मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली क्या है, पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है। क्या है, जटिल प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं, वो चीज है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि क्या है बच्चों, एक सीमित संसाधन है। यानी देखिएगा, भारत में तो इसे भूमि की कमी नहीं है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां भूमि की जो है बहुत कमी है। तो भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग जो है सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं जो भूमि का जो है बेफालतू में इधर उधर प्रयोग करके जो है आप अपने भूमि को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। योजनाबद्ध तरीके से जो है भूमि का उपयोग करना, इतना भूमि इस काम के लिए, इतना भूमि कृषि के लिए, इतना भूमि भवन के लिए, इतना भूमि उद्योग के लिए। तो यह एक प्लानिंग के तहत जो है भूमि का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है। क्या है बच्चों, तो 29% भाग पर स्थल है, और 71% भाग पर क्या है बच्चों, जल है। यानी 29% भाग पर क्या है, जल है, और 71% भाग पर क्या है, तो याद रखिएगा, सॉरी, 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर क्या है, जल है। ठीक है, जल का विस्तार है, मतलब फैला हुआ है। तो याद कर लीजिए, पृथ्वी का विस्तार कितना है, तो याद रखिएगा पृथ्वी का विस्तार कितना है, तो 29%। यानी स्थल, पृथ्वी पर स्थल का विस्तार कितना है, तो याद रख लीजिएगा 29%। और जल का विस्तार कितना है बच्चों, तो याद रख लीजिएगा 71%। कहीं दिक्कत, पृथ्वी पर स्थल का विस्तार 29% और जल का विस्तार कितना है पृथ्वी पर, तो याद रख लीजिएगा 71%। क्लियर है एकदम। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको एक ही क्लास में जो है पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा चीज जो है याद हो जाए, ताकि मैं जितनी बार बोलूंगा आपके कान में ये बातें जाएंगे और यह जो है आपको याद हो जाएगा क्लास करते करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि तथा मृदा प्राकृतिक संसाधन है। भूमि और मृदा क्या है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है, भूमि और मृदा कैसा संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चट्टानों के टूटने और फूटने, सड़ने, गलने अथवा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक जो है अवक्षयों के द्वारा जो है मृदा का निर्माण जो है होता है। तो याद रखिएगा, चट्टानों के टूटने, फूटने, सड़ने, गलने अथवा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अवक्षयों के द्वारा जो है मृदा का निर्माण होता है। यह सब पॉइंट आपको याद रखना, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है एक धीमी एवं जटिल प्रक्रिया है। मैंने इससे पहले भी बताया था, मृदा निर्माण होने में बहुत लंबा समय लगता है। इस चीज को आप सभी को ध्यान में रखना है, मृदा बनने में बहुत अधिक जो है समय लगता है। ठीक है बच्चों, भारत जो है याद रखिएगा भूमि संसाधन में जो है संपन्न है। यानी भारत में भूमि संसाधन की कमी नहीं है। भारत भूमि संसाधन में जो है संपन्न देश जो है यानी भूमि की भारत में कमी नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत की सभी मिट्टियों में जो है मुख्यतः 3 तत्वों की, कितनी, 3 तत्वों की जो है कमी होती है। अब वो 3 तत्व कौन कौन सा है, तो भारत में जितना भी मिट्टी है बच्चों याद रखिएगा, उसमें 3 तत्वों का जो है मूल रूप से जो है कमी पाया जाता है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा ह्यूमस। याद रहेगा, यानी 3 तत्वों का जो है मुख्य रूप से यहाँ पे कमी है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा ह्यूमस जो है याद रखिएगा। भारत की सभी मिट्टियों में जो है इनका जो है कमी पाया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, आगे भी आपको काम दे सकता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। साथ ही भारत की सभी जो है मिट्टियों में जो है मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। तो पहला याद रखिएगा नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा ह्यूमस। याद रख लीजिएगा तीनों बिंदु को। ठीक है, तीनों पॉइंट को। आगे देखिएगा,
उपयोग के आधार पर भूमि 3 प्रकार की होती है। उपयोग के आधार पर भूमि कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। उर्वर भूमि, अनुर्वर भूमि, ठीक है, अनुर्वर भूमि, या बंजर या व्यर्थ भूमि, या पड़ती भूमि, ठीक है। इसी का नाम है बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि, ठीक है। तो उपयोग के आधार पर भूमि जो है 3 प्रकार की होती है। तो पहला कौन सा मैंने बताया? उर्वर भूमि बताया। दूसरा मैंने क्या बताया? अनुर्वर भूमि बताया, जिसको हम लोग बंजर भूमि भी कहते हैं या व्यर्थ भूमि भी कहते हैं। तीसरा पड़ती भूमि। सभी पॉइंट को आप नोट्स बनाते हुए चले, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, ताकि आपको हर एक पॉइंट याद रहे। जो उपयोग के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए भूमि के कितने प्रकार हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो उर्वर भूमि है, अनुर्वर भूमि है, और व्यर्थ भूमि, जिसको हम लोग अनुर्वर भूमि को व्यर्थ भूमि या बंजर भूमि भी कहते हैं, और लास्ट में पड़ती भूमि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है स्थलाकृति 3 प्रकार की होती है। स्थलाकृति कितनी प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला पर्वत, कितना प्रतिशत है? 30%। कितना है भारत में? 30% जो है। पठार का कितना प्रतिशत है? 27%। और मैदान कितना है? 43%। याद रखिएगा, यानी कि पर्वत कितना है? 30%, पठार कितना है? 27%, और जो है मैदान कितना है? 43%। याद रहेगा बच्चों? अगर आप तीनों को जोड़ दें तो आपको देखिए कितना प्राप्त होता है। 30%, उसके बाद 27%, और उसके बाद 43%, ठीक है। अब तीनों को जोड़ के देख लीजिए। 7 3 10 का 0, 1 हासिल, 3 2 5, 5 4 9 1 10, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, पर्वत कितना प्रतिशत है बच्चों? 30%, पठार कितना है? 27%, मैदान कितना है? 43%। फिर से मैं बोल रहा, क्लास में याद करवा दूंगा आप सभी को। पर्वत कितना प्रतिशत? 30%। पर्वत कितना प्रतिशत? 30%। पठार कितना प्रतिशत? 27%। पठार कितना प्रतिशत? 27%। और मैदान कितना प्रतिशत? 43%। मैदान कितना प्रतिशत? 43%। अब हम लोग सभी देखेंगे पर्वत किसको कहते हैं, पर्वत कैसा होता है। सभी कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पर्वत कैसा होता है, किसे कहते हैं, आखिर पर्वत है क्या, पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत कैसा दिखता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे, मैंने तो कुछ पिक्चर भी ऐड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पर्वत देख सकते हैं, पठार देख सकते हैं, और मैदान देख सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग अलग अलग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं, जिसमें क्या सब है? पर्वत है, पठार है, और मैदान है। पर्वत कितना प्रतिशत? बोलिए 30%। पठार कितना? 27%। मैदान कितना? 43%। याद हो गया? पर्वत कितना प्रतिशत? 30%। पठार कितना प्रतिशत? 27%। और मैदान कितना प्रतिशत? 43%। आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। याद हो गया? यहां तक याद हो गया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक तो याद हो गया आप सभी को, ठीक है। अब है, ध्यान से देखिएगा, मैदान, यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर जो है मैदान का विस्तार है, जो कृषि एवं उद्योग, जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए क्या है बच्चों? उपयोगी है। याद रहेगा, जो कृषि एवं विकास के उद्योग के लिए क्या है? उपयोगी है, ठीक है। आगे देखिएगा ध्यान से, तो मैदान याद रहेगा आप लोगों को। मैदान कितना प्रतिशत है? 43% है। मैदान पर क्या सब चीज हो सकता है? तो सबसे पहला याद रखिएगा कृषि, और दूसरा उद्योग। कृषि और उद्योग के लिए जो है, या विकास करने के लिए जो है हमारे यहाँ है, ठीक है। तो मैदान याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। पर्वत, ठीक है। पर्वत कितना है बच्चों? 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, जो 12 मासी नदियों को प्रवाह को जो है सुनिश्चित करते हुए जो है पर्यटन के विकास के लिए और अनुकूल परिस्थितियों को जो है मुहैया जो है करवाती है। तो याद रखिएगा, नदियों के 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। दूसरा, पर्यटन विकास को जो है आगे बढ़ाती है। अनुकूल परिस्थितियां जो है हम सभी को जो है मुहैया करवाती है। क्या चीज? तो पर्वत। अब है तीसरा पॉइंट आपका, पठार,
ठीक है। पठार क्या है, पठार को समझते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पठार देश का 27% भूभाग पर पठार के रूप में विस्तृत हैं, ठीक है। देश के 27% भूभाग पर पठार के रूप विस्तृत हैं, जहां खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित हैं। तो याद रखिएगा पठार पर क्या क्या चीज है, तो 27% पठार है, भूभाग है। उसके बाद आगे याद रखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज शामिल है, तो खनिज मिलता है, जीवाश्म ईंधन मिलता है एवं वन संपदा जो है यहाँ पर संचित पठार के रूप में जो है संचित है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए पर्वत क्या है, मैंने बताया था हम लोग एक एक करके जो है समझेंगे आखिर पर्वत क्या चीज है। ध्यान समझिएगा, पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पर्वत किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचे उठे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, जो ज्यादातर नुकीले शिखर और ढलान वाली सतहों के जो है साथ होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी की सतह जो है प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ जो है भाग होता है, जो क्या चीज को दर्शाता है, पर्वत को दर्शाता है। और ज्यादातर यह जो है ऊपर वाला सिरा जो है इसका क्या होता है, नुकीला होता है। ऊपर वाला सिरा क्या होगा, नुकीला होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो पर्वत का ऊपर वाला सिरा कैसा होता है, तो नुकीला होता है, ठीक है। आगे देखिएगा पठार आसपास के भूभाग से ऊंचाई पर स्थित एक सपाट और चौड़ी सतह वाला भूभाग होता है। यानी अगर आपके आसपास में कोई भी जमीन है, वहां से ऊंचा उठा हुआ भाग है और उसका ऊपर वाला तल जो है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, अगर वह सपाट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर सपाट हो तो उसी का नाम जो हम लोग क्या देते हैं, पठार। उसको हम संज्ञा यानी कि पठार की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ऊपर यानी कि आसपास के जमीन से ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसका ऊपर वाला भाग क्या हो, सपाट हो, एकदम समतल हो, उसको क्या कहते हैं बच्चों, पठार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैदान, ठीक है। मैदान क्या होता है, एक चौड़ा सपाट लगभग सपाट भूभाग होता है। इसमें कोई ऊंचाई जरूरत नहीं है, मैदान में ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है, जिसमें ऊंचाई बहुत कम या बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता है। और मैदान पे ही हम लोगों का कृषि होता है, मकान बना सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। ये सभी चीजें कहाँ पे पॉसिबल है, तो मैदान पर ही पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा खेत, अरे खेत को ही मैदान कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये मत सोच लीजिएगा खेल का मैदान को मैदान। अरे जितना भी भूभाग सपाट है, जो ऊंचा उठा हुआ नहीं है, जिस पर कृषि हो सकती है, घर बन सकता है, उद्योग लग सकता है, वह सभी मैदान है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़िएगा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लेटिन भाषा के जो है सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे जो मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लेटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श होता है, ठीक है। यानी लेटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है, सोलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, मृदा शब्द जो है लेटिन भाषा से ली गई है और लेटिन भाषा में इसको सोलम कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श होता है, ठीक है बच्चों। आगे देख सकते हैं यहाँ पे, आगे देखिए मृदा क्या है। पहला तो यही प्रश्न मतलब उठता है, मृदा क्या है, असंगठित। मृदा क्या है, असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पतली परत मृदा कहलाती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे मृदा क्या है, मृदा किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। यानी असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। याद हो गया बच्चों, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, ठीक है। अब मृदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो मिट्टी कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी कैसा संसाधन है बच्चा, याद रखिएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, मिट्टी कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रख लीजिएगा, मृदा कहते हैं, याद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। अतः मृदा एक जो है जीवंत तंत्र है, यानी मृदा जो है जीवंत तंत्र का अर्थ यह हुआ, यानी मृदा नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वह इसी पर जो है आधारित है। ठीक है, इसलिए इसको जो है मृदा को क्या कहा जाता है, जीवंत तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। मृदा जो है निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में, याद रखिएगा बच्चों, लाखों वर्ष जो है लग जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, मिट्टी जो है, मिट्टी का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जो है कई वर्ष जो है लग जाते हैं, छोटा यानी कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, यहां से आप बेहतरीन ढंग से समझे और हर एक मिट्टी से प्रश्न बनेगा, यह चीज आप लोगों को याद रखना होगा। हर एक मिट्टी के बारे में आप लोगों को जानकारी एकत्रित करना है और उससे जो है अच्छे ढंग से जो है अपने मस्तिष्क में जो है क्या करना है, सेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी यही है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरा क्या है, काली मिट्टी। तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी। चौथा लेटराइट मिट्टी। पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी। और छठवां कौन सा है, पर्वतीय मिट्टी। याद रहेगा भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, उसके बाद लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। याद हो गया, पर्वतीय, मरुस्थलीय, लेटराइट, काली, लाल एवं पीली एवं जलोढ़ मिट्टी, 6 प्रकार की मिट्टी जो है भारत में पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बच्चों, तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, याद रखना है। सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लेटेराइट मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा मरुस्थलीय मिट्टी और लाल एवं पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। आप कैसे भी जो है, ये जरूरी नहीं है जो आपको सीक्वेंस में ही याद करना है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इधर मन है इधर से इधर याद कर लीजिए, इधर से इधर, आपको लेकिन 6 मिट्टी का नाम याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी जो है भारत में मानी जाती है। ठीक है, तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आगे करते हैं स्लाइड को। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जिसको हम लोग कांप मिट्टियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी का एक नाम आपकी जानकारी के लिए मैंने ऐड किया है, क्या नाम है इसका, कांप मिट्टी भी है। जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है, कांप मिट्टियां। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो कांप मिट्टी भी इसे कहते हैं। इससे दोमट मिट्टी, याद रखिए इसका नाम देखिए कितना कितना प्रकार से दिया गया है। तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी भी कहते हैं और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। याद रहेगा, यानी एक मिट्टी का नाम 3-4 प्रकार से भारत में कहा जाता है, यानी 3-4 रूप में भारत में जो है यह पाया जाता है। यानी 3-4 नाम है लेकिन उसका अर्थ एक ही है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का पहला नाम क्या हो जाएगा, कांप मिट्टी, दूसरा दोमट मिट्टी, तीसरा कछारी मिट्टी। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैंने जलोढ़ मिट्टी का एक पिक्चर ऐड किया है, आप ध्यान से देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार का होता है, किस रंग का दिखता है। तो जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। याद रहेगा, जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका नाम और भी नाम मैंने बताया था आपकी जानकारी के लिए, दोमट मिट्टी आप कह सकते हैं, कांप मिट्टी कह सकते हैं और कछारी मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहला खादर, क्या चीज,
खादर, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? तो खादर मिट्टी को जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ नहीं जलोढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा खादर मिट्टी का नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी है, याद रहेगा। और इसमें जो है बालू के महीन कण पाए जाते हैं, ये काफी जो है उपजाऊ होते हैं। अगर आपसे पूछ दे जो खादर अधिक उपजाऊ होता है कि बांगर अधिक उपजाऊ होता है, तो याद रखिएगा खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है और बांगर उससे कम उपजाऊ होता है, ठीक है। और जो है खादर मिट्टी का नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी को हम क्या नाम से पुकारते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी। आयु के आधार पर कितने प्रकार की मिट्टियां होती है? जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के, खादर और बांगर, खादर और बांगर, याद रहेगा। आगे देखिएगा बांगर, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि बांगर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन का मतलब होता है पुराना। क्या चीज बच्चों? पुराना। पुराना जलोढ़ मिट्टी अगर आपसे पूछ दे किसको कहते हैं, तो बांगर को पुराना कहते हैं, ठीक है। इसमें कंकर बजरी की मात्रा अधिक होती, इसलिए यह जो है नवीन जो है यानी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। लेकिन नवीन जो है यानी कि खादर मिट्टी में जो है बालू के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसके कारण से वह काफी जो है उपजाऊ होती है। तो याद रहेगा आयु के आधार पर बच्चों जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। सबसे पहला मैंने बताया खादर, जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दूसरा बांगर, जिसको पुराना या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यहाँ पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, खादर मीन्स नया और बांगर मीन्स पुराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। भारत में सबसे अधिक जो है यह मृदा फैली हुई है और जो है ये सबसे महत्वपूर्ण मृदा भारत में मानी जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, ठीक है। जिसके दो प्रकार है, किस आधार पर? आयु के आधार पर, खादर बांगर। खादर को कौन सी मृदा कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। और यह भारत में सबसे अधिक जो है विस्तृत है और सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदियां, ठीक है। कौन कौन सा? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, ठीक है, लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। यानी कौन कौन नदियों के निक्षेप से बना है जलोढ़ मृदा? तो याद रख लीजिएगा, गंगा पहला, ठीक है, दूसरा सिंधु, तीसरा ब्रह्मपुत्र। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन तीनों नदियों के निक्षेप से जो है किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मृदा जो है फैली हुई है। यह जो है कितने प्रतिशत भाग पर जो है फैली हुई है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है जलोढ़ मृदा जो है कहाँ पे? भारत में जो है फैली हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नदी का नाम आप याद रख लीजिएगा, पहला कौन सा मैंने बताया? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन नदियों के निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी आती है। और यह जो है याद रखिएगा कुल भारत में जो है लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है इसका विस्तार है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सील्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। फिर एक क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता था? बालू, सील्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको याद रहे। तो बालू, सील्ट एवं मृत्तिका, ठीक है, के विभिन्न अनुपात से जो है इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा हल्का धुंधला होता है, हल्का लालिमा लिए हुए कैसा रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है वहां पे इस मिट्टी को दियारा कहा जाता है। यानी जहां पे बालू की मात्रा अधिक होती है वहां पे इस मिट्टी को जो है दियारा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। और यह जो है मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इस भूमि में, दियारा भूमि में जो है याद रखिएगा मक्का की खेती जबरदस्त होती है। मक्का यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में उपजाई जाती है और विश्व फेमस, वर्ल्ड फेमस जो है यह जो है माना गया है दियारा क्षेत्र में जो है मक्का की खेती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जलोढ़ मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी में जल धारण की जो है क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी जलोढ़ मिट्टी एक ऐसा मिट्टी है जिसमें जल जो है धारण करने की, रखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस कारण से इसमें जो है जो फसल होता है एकदम बहुत अच्छा फसल होता है, बहुत ज्यादा फसल जो है इसमें उपजता है। ठीक है। जलोढ़ मृदा में पोटास, ये वाला याद रख लीजिए, कौन सी? पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। मैंने शुरू में ही आप सभी को बताया था, भारत में जो है याद रखिएगा 3 तत्वों की जो है, मिट्टी में 3 तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। आप यहाँ देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन पोटास की मात्रा जो है सबसे अधिक है। पोटास की मात्रा जो है सर्वाधिक कौन सी मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, कौन सी मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कौन सी मृदा में है पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा में। ठीक है। याद रखिएगा, यह मिट्टी गन्ना, किस चीज के लिए बउआ? तो गन्ना के लिए। यहां आप देख सकते हैं, एकदम गन्ना खाने का मन होगा तो निकाल के आप अपने मोबाइल से खा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। अगला चावल, यहां पे आप देख सकते हैं चावल, यानी कि जलोढ़ मृदा में, ध्यान से देखिएगा, जलोढ़, ठीक है, मिट्टी में, ठीक है, कौन कौन सा फसल उगाया जा सकता है, सर्वाधिक होता भी है? तो पहला क्या मैंने बताया? गन्ना बताया, दूसरा चावल बताया, तीसरा गेहूं, आप यहां देख सकते हैं गेहूं, तीसरा मैंने क्या बताया? मक्का, ठीक है, कौन सा चीज? मक्का, चौथा दलहन, जैसी फसलों के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि अगर जलोढ़ मृदा है तो कौन कौन सा फसल आप उपजा सकते हैं? तो गेहूं उपजा सकते हैं, अच्छा फसल होगा, गेहूं का खेती अच्छा होता है। चावल की खेती इसमें अच्छी होती है, मक्का की खेती इसमें अच्छी होती है, दलहन की खेती अच्छी होती है। ठीक है, ये सभी खेती जो है इसमें जो है अच्छा जो है माना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम लोग का जलोढ़ मिट्टी खत्म, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से जितना भी जुड़ा हुआ पॉइंट है हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब आगे हम लोग किस मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे? तो काली मिट्टी, इसका दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। क्या चीज? तो रेगूर मिट्टी, याद रखिएगा, कौन सा मिट्टी? तो रेगूर मिट्टी। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट जो है चट्टान से, जो है चट्टान के टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट के चट्टान के टूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? तो रेगूर मिट्टी जो है इसका दूसरा नाम है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं इसका रंग एकदम काला होगा, एकदम काला, आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, यानी काली मिट्टी का नाम इसलिए तो इसको काली मिट्टी कहा गया, क्योंकि इसका रंग देखिएगा ना तो एकदम काला लगेगा आपको। ठीक है, आगे देखिएगा, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। काली मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। कपास की मिट्टी को यानी काली मिट्टी को क्या सब कहते हैं? रेगूर मिट्टी, कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी। याद हो गया, काली मिट्टी को क्या सब कहते हैं? रेगूर मिट्टी, दूसरा कपास की मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, लावा मिट्टी, लावा मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी का रंग काला होता है। कैसा होता है? इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण होता है। यानी काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो काली मिट्टी में तो खुद काला शब्द छुपा हुआ, लेकिन किस कारण से होता है? तो एल्युमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण जो है इसका रंग क्या होता है? काला होता है। काली मिट्टी का रंग क्यों काला होता है? तो एल्युमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगूर है। इस मृदा का स्थानीय नाम अगर आपसे पूछ दे काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। काला क्यों होता है? एल्युमिनियम एवं लोह अयस्क के कारण जो है, याद रखिएगा, लोह यौगिक के कारण जो है यह जो है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। याद रहेगा। आगे देखिएगा, यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि यह मिट्टी, इस मिट्टी में जो है कपास की खेती जो है जबरदस्त होता है। कपास इस पे बहुत अधिक मात्रा में जो है उपजता है। ठीक है, आगे है जिससे
जिस कारण से इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी काली कपासी मृदा के नाम से जो है किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास जो है बहुत अच्छे जो है मात्रा में जो है उपजता है। इस कारण से जो है इसका जो है नाम क्या, इस मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो काली कपासी मृदा के नाम से भी जो है पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है विस्तृत है। कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है काली मिट्टी जो है क्या है बच्चों, विस्तृत है। याद रहेगा। आगे है, यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, किंतु फास्फोरस की जो है कमी रहती है। मैंने पिछले ही जो है स्लाइड में मैंने बताया था, भारत में 3 तत्वों की कमी जो है, भारत की मिट्टियों में 3 तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। और देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी में किसका कमी था, तो नाइट्रोजन की कमी थी। और इसमें देखिए फास्फोरस, यानी काली मिट्टी में कौन से तत्व की कमी होती है, तो फास्फोरस की जो है इसमें कमी होती है। लेकिन इसमें देखिएगा जो कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम हो, पोटास हो, चूना हो, जैसे पौष्टिक जो है तत्वों की जो है परिपूर्ण मात्रा में जो है इसमें पाया जाता है। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो जुते हुए खेत की मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं, क्योंकि यह काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो जुते हुए खेत की जो है मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहते हैं। कहीं दिक्कत बच्चों? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें। थोड़ा सा कहीं कहीं पे मुझे लग रहा है मेरा लय जो है सही ढंग से बैठ नहीं रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 2-4-5 वीडियो मेरा लय बन जाएगा, उसके बाद जो है एकदम मैं बेहतर से बेहतर जो है आप लोगों को और बेहतर कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिएगा, इस मृदा में, यानी कौन सी मृदा में, काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में बच्चों? काली मिट्टी में कौन कौन सा चीज पाया जाता है, तो याद रखिएगा, काली मिट्टी में जो है सर्वाधिक जो है गन्ना की खेती होती है। कौन से चीज की खेती होती है बच्चों? गन्ना की खेती होती है। दूसरा, प्याज की खेती होती है। उसके बाद गेहूं की खेती होती है। उसके बाद फलों की खेती होती है। या फलों की खेती के लिए अनुकूल जो है मानी जाती है। लेकिन इसमें कपास सबसे अधिक मात्रा में जो है उगता है, यानी कपास के लिए काली मिट्टी जो है जानी जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। लाल, देखिए मैंने यहाँ पे इसको भी लाल कर दिया, तो लाल एवं पीली। अब पीली है तो इसलिए मैंने इसको भी क्या कर दिया है, पीली। लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। तो ग्रेनाइट, चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किसके टूटने से बच्चों? तो ग्रेनाइट के चट्टान के टूटने से जो है लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी एकदम देखिएगा हल्का एकदम लाल कलर का होगा, हल्का भूरा जो है भी लगेगा। तो देख सकते हैं आप लाल मिट्टी का कलर कैसा है। ठीक है, अब लाल मिट्टी के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण जो है इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। किस कारण से इसका रंग लाल होता है, तो याद रखिएगा, लोहांश की जो है लोहा की अधिक मात्रा होने के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ठीक है, और जो है जलायोजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। जैसे ही इसमें जल की मात्रा जाएगी तो यह जो है पीले रंग की हो जाएगी। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि में जो है कृषि भूमि के 7.2 करोड़ जो है हेक्टेयर भूमि पर जो है पाया जाता है। यानी कि लाल मिट्टी का विस्तार भारत में 7.2 करोड़ जो है हेक्टेयर भूमि पर जो है यह पाया जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें ताकि आपका नोट्स बेहतर हो सके। आगे देखिएगा, यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी किस फसल के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है, तो याद रखिएगा, जो है लाल मिट्टी जो है बाजरे की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, उसके बाद क्या कहते हैं दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में जो है
मिलता है। यानी लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी का जो है प्रसार कौन कौन से राज्यों में मिलेगा, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र में, उसके बाद छोटा नागपुर के पठार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, इन क्षेत्रों में जो है लाल एवं पीली मिट्टी की जो है मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद लाल मिट्टी किस फसल के लिए जानी जाती है, तो बाजरे की खेती के लिए लाल मिट्टी जो है सबसे अधिक जो है जानी जाती है। और तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, मेघालय के पठार में यह खेती जो है सर्वाधिक, लाल एवं पीली मिट्टी में बाजरे की खेती सर्वाधिक होती है। आगे देखिएगा, इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ठीक है, उसके बाद ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का जो है उत्पादन किया जा सकता है। अगर इस मृदा में हम सिंचाई की जो है व्यवस्था कर ले तो याद रखिएगा इसमें हम तंबाकू उगा सकते हैं, मक्का उगा सकते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं बाजरा उगा सकते हैं, मूंगफली उगा सकते हैं। ये सभी चीज़ जो है इसकी जो खेती में, यानी कि अगर सिंचाई की व्यवस्था बेहतर कर दिया जाए तो यहाँ पे ये सभी फसल जो है अच्छे ढंग से जो है उपज सकती है और अच्छी मात्रा में उपजेगी। ठीक है। आगे इससे जो है मखरली मिट्टी भी कहते हैं, सॉरी, आगे लेटेराइट मृदा, ठीक है, लेटेराइट मृदा, इससे जो है मखरली मिट्टी भी कहते हैं। लेटेराइट मृदा का नाम याद रखिएगा, लेटेराइट मृदा का नाम, दूसरा नाम क्या है, तो मखरली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मखरली मिट्टी भी कहते हैं। अब यहां से देखिएगा, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट। यानी याद रखना है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, ईंट होता है। याद रहेगा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। और लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम मखरली मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका कलर भी आप देख सकते हैं लेटेराइट मिट्टी का, ठीक है, हल्का जो है लाल पीली मिट्टी की तरह ही इसका रंग भी होता है। ठीक है। अब है उच्च तापमान एवं आर्थिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यानी किस क्षेत्र में, उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जहां पे उच्च तापमान हो और अधिक वर्षा होती है वहां पे याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या मैंने बताया, मखरली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, भारत में जो है इसका विस्तार जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर जो है से भी अधिक भूभाग पर है। यानी 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि से अधिक पर जो है भूभाग पर जो है किसका विस्तार है, तो लेटेराइट मिट्टी का जो है विस्तार है। याद रहेगा, लेटेराइट मिट्टी कौन से भाषा से आई है, ग्रीक भाषा से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ईंट होता है। और इसका विस्तार भारत में कितना प्रतिशत है, तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर जो है याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी का जो है विस्तार है। और यह कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे उच्च तापमान हो और अधिक वर्षा होती है वहां पे लेटेराइट मिट्टी जो है पाई जाती है, वहीं पे लेटेराइट मिट्टी मिलता है। और यह भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर। यानी इस मृदा में जो ह्यूमस की मात्रा ना के बराबर होती है। इसलिए मैंने बताया था आपको शुरू में ही, भारत की सभी मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी होती है। पहला मैंने नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा ह्यूमस मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। आगे देखिएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। यानी इन राज्यों में जो है, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो और असम की पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी का जो है विस्तार मिलता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। कहाँ कहाँ, तमिलनाडु काजू की खेती है, समझ रहे हैं ना, काजू। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में जो है काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। और याद रखिएगा, एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे लेटेराइट मिट्टी का रंग किस कारण से लाल होता है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। अब देखिएगा ध्यान से,
कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे जो है चाय एवं कहवा का उत्पादन यहाँ पे किया। कहवा यानी कॉफी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कॉफी कहते हैं, उसी को कहवा कहा जाता है। यहाँ चाय और कहवा की खेती की जाती है। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में है मृदा संरक्षण की तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा की खेती जो है इस मिट्टी में की जाती है। आगे देखिएगा, मरुस्थलीय मृदा या मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा मिट्टी, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी जो है का विस्तार है, यानी जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है वहीं पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? भारत का जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय मतलब बालू वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू होता है, रेत ही रेत होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये वाला क्षेत्र होता है उसी को हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इस प्रकार की मिट्टी में लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। लाल या हल्का भूरा होता है। और इस प्रकार की मृदा जो है कहाँ पे? तो याद रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो है पाया जाता है, जहाँ पे सौराष्ट्र है, कच्छ है। ठीक है, पश्चिमी जो है क्षेत्र यानी कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो है याद रखिएगा यह इस प्रकार की मरुस्थलीय मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था कर जो है कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। यानी यहाँ पे अगर मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो यहाँ पे गेहूं, चावल, कपास जो है अच्छे ढंग से इस फसल का जो है यहाँ पे उपजाया जा सकता है। बालू के मोटे कणों के प्रधानता होने के कारण इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होने के साथ साथ जो है नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है। यानी यहाँ जो है मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी जो होती है उसका बालू का कण देखिएगा आप बड़ा साइज में होता है। तो उस कारण से क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। बालू के बड़े कण होने के कारण जो है याद रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। और सिर्फ जो है मैंने बताया ही है भारत में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। भारत की मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। आगे देखिएगा, पर्वतीय मृदा। क्या चीज? पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है या देखने को मिलती है, जहां पर्याप्त वर्षावन पाए जाते हैं। जहां पे पर्याप्त वर्षावन पाए जाते हैं वहीं पे जो है पर्वतीय मृदा भी मिलता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पर्वतीय मृदा का मैंने एक छोटा सा पिक्चर ऐड किया है, तो आप इसे देख करके समझ सकते हैं। तो याद हो गया पर्वतीय मृदा क्या है। इस प्रकार की मृदाएं प्रायः जो है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए जो है मिलती है। और यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में जो है चावल और आलू लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किए जाते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्र में है जहाँ ढलान है, जहाँ लगभग नदी घाटी है, तो वहाँ पे कौन कौन सा चीज़? तो याद रखिएगा, आलू की खेती होती है, अच्छी होती है, चावल की अच्छी खेती होती है, फलों की अच्छी खेती होती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है समोच्च कृषि। ठीक है, समोच्च कृषि क्या है? ठीक है, याद रखिएगा समोच्च कृषि क्या है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब वृत्ताकार रूप में खेतों के की जुताई कर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जब वृत्ताकार रूप में जो है खेतों की जुताई कर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं तो उसे समुच्च कृषि या सोपानी कृषि कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? सोपानी कृषि। याद रखिएगा। तो यहाँ मैंने पिक्चर ऐड किया है, जब कोई भी क्षेत्र कैसा हो, जब कोई जो पर्वतीय क्षेत्र है अगर उसको जो है वृत्ताकार रूप में, आप यहाँ देख सकते हैं वृत्ताकार रूप में उसको खेत की जुताई हो और सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हो। जैसे कि यहाँ देखिएगा आप, सीढ़ी नुमा आपको लगेगा, इस पिक्चर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीढ़ी नुमा खेत होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग समुच्च कृषि या सोपानी कृषि कहते हैं।
उत्तराखंड राज्य में, याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में समुच्च कृषि प्रचलित है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में जो है समुच्च कृषि प्रचलित है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, जो समुच्च कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड राज्य में जो है समुच्च कृषि जो है प्रचलित है। ठीक है, अब है पट्टिका कृषि। ठीक है, पट्टिका कृषि क्या है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में खेतों के बीच घास की चौड़ी पट्टियां या क्यारी के रूप में लगाई जाती है, जिसे पट्टिका कृषि कहते हैं। यानी याद रखिएगा, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में क्या किया जाता है, तो खेतों के बीच घास की चौड़ी पट्टी जो है क्यारी के रूप में लगाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पट्टिका कृषि कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे बच्चों, तो पट्टिका कृषि कहते हैं। याद रहेगा, पट्टिका कृषि किसे किसे कहते हैं, तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में खेतों के बीच में जो है घास की चौड़ी क्यारी जो है पट्टियां बनाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पट्टिका कृषि कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूमि उपयोग, मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो है भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्गों में रखे जा सकते हैं, जैसे वन विस्तार, यानी भूमि का उपयोग किस किस क्षेत्रों में, तो वन विस्तार, कृषि अयोग्य या बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य संलग्न भूमि तथा यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि। ठीक है, याद रखिएगा, पहला तो इतना ये भूमि उपयोग का जो है क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्या है, बाग बगीचे के रूप में भूमि का उपयोग किया जा रहा है। कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्षों से ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, बंजर भूमि। वर्तमान प्रतिभूमि, उसके बाद वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त वे प्रतिभूमि जहां 5 वर्षों से खेती ना हुई हो। ठीक है, उसके बाद शुद्ध बोई गई जो कृषि है, शुद्ध बोई गई जो भूमि होती है, ये सब कृषि जो है वर्गीकरण का एक रूप है। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए भूमि उपयोग को लिखें, तो आपको यही पॉइंट जो है आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। यानी कि भू उपयोग के 2 प्रमुख कारक हैं। पहला कौन सा, तो भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। पहला कौन सा बच्चों, भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। याद रहेगा बच्चों, तो पहला भौतिक कारक समझते हैं। भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। यानी भौतिक कारक के अंतर्गत जलवायु, भू आकृति, मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जो है जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भू उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित किए जाते हैं, भौतिक कारक, मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग पर ही भूमि का उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग पर ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। ठीक है, मात्र इतना अगर क्षेत्रफल लीजिएगा तो इसमें 93% ही भाग पर भूमि का जो है भूमि उपयोग का आंकड़ा है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए जो है उसके क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए, कम से कम। लेकिन अपने यहाँ उतनी मात्रा में नहीं है। कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए, 33% भाग पर जो है वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति जो है, याद रखिएगा, कब आया था, तो 1952 में आया था। कब आया था बच्चों, 1952 में आया था। कब आया था राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में आया था। आगे है भूक्षरण और भू संरक्षण। भूक्षरण और भू संरक्षण क्या है, तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, या भूक्षरण पर टिप्पणी लिखें, या भू संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो भूक्षरण, ध्यान से देखिएगा, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा
स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यानी मृदा को जो है अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हट जाना क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। याद रहेगा, भूक्षरण, मृदा को जो है विविध क्रियाओं द्वारा अपने स्थान से हट जाना क्या कहलाता है? भूक्षरण। अब वहीं पे भू संरक्षण क्या होता है? मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी के उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, भूक्षरण से क्या समझते हैं, भू संरक्षण से क्या समझते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। कहीं दिक्कत बच्चों समझने में? आगे बढ़ते हैं, अब हमारा टॉपिक खत्म ही होने वाला है। आगे है मृदा अपरदन से क्या समझते हैं? मृदा अपरदन से क्या समझते हैं? मिट्टी के उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। याद रखिएगा, मैंने क्या बोला आप लोगों को? मिट्टी के उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों द्वारा हटाया जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। याद रहेगा बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आप जो है लास्ट में मैं आपको समय दूंगा, आप प्रत्येक नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आप लोगों का शायद चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होने वाला है। याद रखिएगा, आप ध्यान से कमेंट भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पे कमेंट कीजिए ताकि देखिएगा आपका कितना स्कोर होता है। पहला ऑब्जेक्टिव है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो यह 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है, तो याद रखिएगा एंड्रेनिन। ठीक है, एंड्रेनिन जो है एक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखिएगा, काली मिट्टी उपयुक्त है, यह क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी जो है सबसे जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास की जो है खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मृदा। क्या नाम है बच्चों? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? और यह क्वेश्चन जो है लगातार 3-4 बार रिपीट हो चुका है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मृदा। याद रहेगा बच्चों। आगे देखिएगा, जो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? 2016 2022 दोनों में आया हुआ है। तो राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। किस राज्य में? तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा जो है पाई जाती है। आगे देखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? 2012 में यह क्वेश्चन, 20 में, 21 में, 22 में 3-4 बार रिपीट हो चुका है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। याद रखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी, पुरानी मतलब बांगर, बांगर को पुरानी कहते हैं, याद रखिएगा। और खादर को क्या कहते हैं? नवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी का नाम जो है आपके बुक में हो सकता है प्राचीन इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है? याद रखिएगा, निम्न में कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो बांगर जो है इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, आयु के आधार पर। निम्न में कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक कौन कौन सा है? तो 2024 में पूछा गया। तो याद रखिए, जलवायु कारण भी होता है, वनस्पति कारण भी, चट्टान के कारण, इनमें से सभी। याद रहेगा, इनमें से सभी। आगे देखिएगा, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? 2024 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। मैंने आपको नोट भी करवाया था, काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो नवीन को क्या कहते हैं? खादर। यानी नवीन मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, खादर। खादर को जलोढ़ जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। याद रहेगा बच्चों, खादर को कौन सा मिट्टी कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जबकि खादर उपजाऊ होता है और जो है बांगर अनुपजाऊ। खादर यानी कि इसके इतना ये उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, रेगूर किसे कहते हैं? तो रेगूर कौन सी मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? रेगूर मिट्टी कहते हैं। 2024 में यह प्रश्न आया हुआ है।
गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा के पुरानी जलोढ़ मृदा का क्या नाम है? तो पुरानी जलोढ़, पुरानी मतलब बांगर, जो पुराना है आप उसको क्या करते हैं? बांगर यानी कि जो भंगार वाला आता है उसको बेच देते हैं, तो पुराना चीज ना बेचते हैं, तो पुरानी से पुराना याद रख लीजिएगा बांगर। क्या याद रख लीजिएगा? बांगर, ठीक है। आगे देखिएगा, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा जो है अनुर्वर होती जा रही है? तो याद रखिएगा कौन सी मृदा जो है अनुर्वर होती जा रही है? तो लोहे की मात्रा के कारण, तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी की जो है अधिक क्या हो रही है? अनुर्वर होते जा रही है। किसके कारण से? लोहे की मात्रा के कारण से। 2025 में यह प्रश्न जो है आया हुआ है, ठीक है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। 2025 में यह प्रश्न आया हुआ है। रेगुर मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। आगे देखिएगा, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत? पहाड़ याद रख लीजिएगा 30%, पठार कितना था? तो याद रख लीजिएगा 27%, ठीक है। और मैदान याद रख लीजिएगा कितना प्रतिशत मैंने बताया था मैदान? तो मैदान बताया था मैंने 43%। और याद रख लीजिएगा क्या कहते हैं, पर्वत या पहाड़ जो भी है, तो पहाड़ याद रख लीजिएगा कितना प्रतिशत था? 30% था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय जो है भारत में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मिलती है, ठीक है। क्योंकि 3 नदी मैंने बताया था आप सभी को। पहला बताया था गंगा, ठीक है। दूसरा बताया था मैंने, क्या बताया था? सिंधु। तीसरा मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी के बारे में बताया। इसी के निक्षेप से जो है किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक जो है भारत में है। यानी कि जलोढ़ मृदा का जो है सबसे अधिक विस्तार जो है याद रख लीजिएगा भारत में मिलता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। आगे देखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी, पुरानी से यानी कि बांगर। पुराना सामान आप कहाँ बेचिएगा? बांगर। बांगर से भांगर, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है, याद रहेगा। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा बांगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में? तो पोटास। पोटास जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। और इसमें जलोढ़ में नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की जो है कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। लेकिन पोटास जो है याद रख लीजिएगा, पोटास की मात्रा क्या होती है? तो याद रख लीजिएगा अधिक होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। याद रखिएगा बच्चों। आगे देखिएगा, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है भारत में मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? आपको क्या बताया था, याद है आपको? लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, काला होता है कि भूरा होता है? तो लेटेराइट जो है लाल रंग का होता है, काला रंग का होता है? तो लाल रंग का लेटेराइट मृदा का रंग होता है। कैसा होता है आप देख भी सकते हैं। आप लेटेराइट को मैंने आप पिक्चर भी आप लोगों को दिखाया था, आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। लेटेराइट मृदा कहाँ पे है? लेटेराइट मृदा यहां देख सकते हैं। इसका रंग कैसा होता है? तो लाल रंग का होता है। यहाँ मैंने बताया हुआ है आपको। मैंने यहाँ देखिए, मैंने इसलिए इस स्लाइड को निकाला है ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने कलर किया हुआ है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो लेटेराइट मृदा का रंग कैसा है? तो लाल रंग जो है लेटेराइट मृदा का रंग होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? 2016, 18 और 21 तीनों में आया है। तो यह उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक प्रचलित जो है कृषि मानी जाती है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक जो है प्रचलित जो है यह कृषि मानी जाती है। उत्तराखंड में सोपानी कृषि खूब की जाती है, ठीक है। अब हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने बताया था एक ही वीडियो में आपको जो है सारा का सारा तैयारी करवा दिया जाएगा। आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप
अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जो मैंने आपके लिए मेहनत किया है उसके लिए आपसे सिर्फ मैं इतना मांग रहा हूँ, मतलब जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, इसके माध्यम से इस चैनल को अधिक से अधिक जो है क्या कीजिए, विस्तार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है लघुतरीय में, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं। यानी कि आपका पहला प्रश्न है, याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं। तो बहुत आसान है, जलोढ़ मृदा वाले राज्यों का नाम जैसे पंजाब याद रख लीजिएगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, असम, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, पूर्वी भाग जो है, राजस्थान का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग नहीं, पश्चिमी भाग में तो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग शामिल है। इससे में जो उपजाऊ मिट्टी जो है, उपजाऊ मिट्टी में, इस उपजाऊ मिट्टी में जो है याद रखिएगा, गेहूं, धान, चावल, गन्ना, मक्का, जूट, तिलहन, कपास, दलहन, सब्जियां जैसी विभिन्न फसलें जो है उगाई जाती है। याद रहेगा कहाँ कहाँ, क्लियर है। आपको लास्ट में समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका नोट्स बेहतर बन सकेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं या समुच्च कृषि से आपका क्या अभिप्राय है। 2025 में यह प्रश्न जो है आया हुआ है, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है समुच्च कृषि जो है की जाती है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए इस विधि में खेतों की जुताई वृत्ताकार रूप से की जाती है, इसलिए इस प्रकार की कृषि को समुच्च कृषि कहते हैं। और इसका मकसद बारिश के मौसम में जो है मिट्टी के कटाव को जो है, सतही जो है जल को जो है प्रवाह से जो है रोकना या कम करना होता है। यानी कि जब वर्षा होती है उस समय क्या होता है, वर्षा के साथ साथ जो है मिट्टी का जो है कटाव होना स्टार्ट हो जाता है, यानी मिट्टी बह करके जो है आगे की ओर निकल जाती है, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में जो है सोपानी कृषि की जाती है, जिसको समुच्च कृषि भी कहते हैं, जिसके कारण से यहाँ के मिट्टी का जो अपरदन है वह रुक जाता है। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न 2025 में आया हुआ है। आगे देखिएगा, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी जो है मानी जाती है। यानी पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी जो है मानी जाती है, यह 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में जो है पट्टिका कृषि जो है उपयोगी मानी जाती है। कौन सी कृषि, पट्टिका कृषि, जिसके बारे में मैंने बताया था, जो खेतों के बीच चौड़ी जो है घास की जो क्यारियां बनाई जाती है, इसके माध्यम से जो है पवन अपरदन वाले क्षेत्रों को जो है मतलब मिट्टी के कटाव को जो है रोका जाता है, जिसके कारण से मिट्टी आगे ना जाए। ठीक है, यह कृषि फसलों के बीचों बीच जो है घास की पट्टियां विकसित कर जो है की जाती है। आगे देखिएगा, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विस्तार हुआ है और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ और यहाँ की मृदा की जो है क्या विशेषता है। भारत के पूर्वी भाग, उत्तर भारत के पूर्वी तटीय मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे क्षेत्रों में जो है नदी डेल्टा का जो है विकास हुआ है, और इन क्षेत्रों की मुख्य विशेषताएं जलोढ़ मिट्टी है जो बहुत उपजाऊ होती है, और इसमें पोटास, चूना और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है, जिससे यह कृषि के लिए जो है अत्यधिक उपयुक्त जो है मानी जाती है। कहीं दिक्कत बच्चों यहाँ तक समझने में? मैं आपका बुक का जितना प्रश्न है वो करवा रहा हूँ, जो पिछले साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसको भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो, एक ही क्लास में जो है अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं दे पाऊँ। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। आप भी इस वीडियो को उतना ही प्यार दें, आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें बच्चों। आगे देखिएगा, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अब इसी को देखिए, क्वेश्चन को हल्का पलट दिया, बात एक ही है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अब मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार से सहायक है, 2022 में प्रश्न पूछा गया। कुछ नहीं, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को क्या किया जा सकता है, बरकरार रखा जा सकता है, यानी कि बनाए रखा जा सकता है। आगे देखिएगा, गेहूं, चावल, मक्का, आलू जो है आदि के लगातार उगाने से जो है मृदा के पोषक तत्व में कमी हो जाती है। इससे तिलहन एवं दलहन की खेती
से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण जो है होता है, इसलिए जो है इसे फसल चक्रण या मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। यानी लगातार आप कोई फसल को बार बार करते हैं तो उसके मृदा के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण से इस मिट्टी में क्या किया जाता है, यानी कि फसल तिलहन दलहन जैसी खेती की जाती है, ताकि इसका जो है स्थिरीकरण जो है वह जो है बना हुआ रहे। ठीक है, आगे देखिएगा, खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। 2012 में यह प्रश्न आया हुआ है, खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर को स्पष्ट करें। तो उत्तर देखिए, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला खादर मिट्टी देखते हैं, नवीन एवं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि नवीन को ही जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है, नवीन एवं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। नवीन का मतलब नया होता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, ऊपरी जो बिहार एवं गंगा के मैदान में इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, ऊपरी मैंने बोला। बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है, महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि में इसका उदाहरण जो है। क्लियर है। आगे देखिएगा, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। 2017 में यह प्रश्न आया है, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। जलोढ़ मृदा में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी के निक्षेप से जो है, गाद का यानी निक्षेप जिसको बोलते हैं, आप निक्षेप भी बोल सकते हैं इसको, जो है उसके निक्षेप से जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। और समुद्री लहरें भी अपने तटों पर ऐसी ही मिट्टी की परतें जमा देती है। इस मृदा में चावल, गेहूं, चना, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना, जूट, सब्जियां आदि फसलें जो है उगाई जाती है। कौन सी मिट्टी में, तो जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, आगे देखिएगा, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। 2019 में जो है यह प्रश्न आया है, मृदा निर्माण के कारक मतलब किन किन चीजों से मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है। इन क्रियाओं के कारण चट्टानें जो है मुलायम हो जाती है और आसानी से टूटकर कणों में बदल जाती है। और मृदा के निर्माण में 5 प्रमुख कारक या घटक हैं, जैसे स्थानीय जलवायु, मूल चट्टाने की प्रकृति, वनस्पतियां, भू आकृतियां एवं ऊंचाई, और मृदा बनने में लगने में जो है समय, क्योंकि मृदा बनने में बहुत अधिक समय लगता है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये बात मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है। देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है, क्योंकि मानव संसाधन अगर ना हो तो कोई भी संसाधन को उतना उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है। मानव ही किसी संसाधन को उपयोगी बनाता है। 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो मानव किसी भी देश का जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि, क्षमता, तकनीक के उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों को जो है, प्राकृतिक संसाधनों जैसी भूमि, वायु, जल तथा खनिज का दोहन करता है, तथा और भी इसका जो है उपयोगी बना सकता है। यानी इन चीजों का दोहन करके वह और भी इससे जो है मतलब उपयोगी संसाधन जो है बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है, लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है। लेटेराइट मृदा, ठीक है, तो लेटेराइट मृदा जो मुख्य रूप से दक्कन के पहाड़ियों में, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम, मेघालय और कच्छ कुछ जो है भागों में पाया जाता है। इस मृदा में मुख्य रूप से जो है चाय, कहवा, काजू, रबर, नारियल उपजाई जाती है। याद रहेगा बच्चों, यानी कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, लेटेराइट मृदा जो है मुख्य रूप से दक्कन की पहाड़ियों में, उसके बाद कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम व मेघालय के कुछ भागों में पाया जाता है। इस मृदा में मुख्य रूप से चाय, कहवा, काजू, रबर और नारियल जो है उपजाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, डेल्टा मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, डेल्टा मृदा की विशेषताएं लिखिए। 2024 में यह प्रश्न जो है पूछा गया है, डेल्टा मृदा की विशेषताएं लिखिए। तो याद रखिएगा, वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से होता है, डेल्टा मृदा कहलाता है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की मात्रा अधिक होती है, जबकि इसके नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। ठीक है, और यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का,
दलहन जैसी फसलों के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की जो है सब्जियां जो है उत्पादित की जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, मृदा संरक्षण हेतु कोई दो उपाय को बताइए। 2025 में यह प्रश्न आया हुआ है, मृदा संरक्षण हेतु कोई दो उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण के प्रभावी उपायों के निम्नलिखित हैं। तो पहला कौन कौन सा हो सकता है, तो याद रखिएगा, फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखना। ठीक है, उसके बाद दूसरा याद रखिए, रासायनिक उर्वरक की जगह जो है जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके जो है मृदा संरक्षण किया जा सकता है। याद रहेगा, मृदा संरक्षण पहला मैंने क्या बताया, फसल चक्रण अपना करके, यानी कि फसल बदल बदल कर करना क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। और उसके पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। दूसरा, रासायनिक उर्वरक को, यानी जो रासायनिक खाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हटा करके हम लोग जैविक कंपोस्ट का अगर उपयोग करें तो मृदा संरक्षण जो है अधिक जो है सुरक्षित रहेगी और मृदा का उपजाऊपन जो है बना हुआ रहेगा। आगे देखिएगा, भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं दो उपाय को जो है लिखिए। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु निम्नलिखित उपाय हैं। सबसे पहले वन रोपण, उसके बाद चारागाहों को उचित प्रबंध, यानी वन रोपण करना है और चारागाहों को जो है उचित प्रबंध। अब मैं आप लोगों को पूरा स्लाइड का पिक्चर दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और घर पे आप नोट्स बना ले। ठीक है बच्चों, मैं शुरू से ही आप लोगों को स्लाइड का पिक्चर दिखा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें। धन्यवाद बच्चों, आप सभी बच्चों का, मिलते हैं अगले वीडियो में।